नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु में। और मनी गुरु की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आज मनी गुरु में हम बात करेंगे पर्सनल लोन की। अगर आप पर्सनल लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का शो आपके लिए है। या पर्सनल लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैंक पर्सनल लोन देने से आपको इनकार कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं, आज के शो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कम ब्याज दरों पर पर्सनल लोन लेने के कौन कौन से मौके आपके पास हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, करेंगे इन तमाम मुद्दों पर बात। और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पेमी इंडिया के सीईओ और फाउंडर महेश शुक्ला। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पर्सनल लोन की बात है तो सबसे पहले तो यही समझाएं सर, एक आम आदमी के लिए पर्सनल लोन एग्जैक्टली होता क्या है, और ये होम लोन या ऑटो लोन जो हम दूसरे तरह के लोन लेते हैं उससे ये कैसे अलग होता है? थैंक यू दीपक। तो पर्सनल लोन एक व्यक्तिगत ऋण जिसको हम बोलते हैं, ये अपनी पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए होता है। इसमें आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि आप इसको एक्चुअली किस लिए लेना चाह रहे हैं। ये हो सकता है कि आपकी शादी हो रही हो, आपके घर में कोई बड़ा खर्चा हो, आप होम रिनोवेशन कराना चाहते हो, आप बाहर छुट्टियों के लिए जाना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप पर्सनल लोन लेते हैं। पर्सनल लोन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ बड़े परचेजेस के लिए भी लोग ले लेते हैं जिसको बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा है। तो अंतर क्या होता है, अगर आप एक होम लोन लेते हैं, एक बाइक लोन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग टर्म में सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्यों है? क्योंकि उस बाइक के लिए या उस घर के लिए हमने फाइनेंसिंग करी है, बैंक ने फाइनेंसिंग करी है आपको, और उसमें वो पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में ना आके वो उस पर्टिकुलर सेलर के अकाउंट में जाएगा। सपोज करिए आप एक घर ले रहे हैं एक बिल्डर से, तो जो लोन आएगा वो बिल्डर के अकाउंट में जाएगा। पर्सनल लोन आपके अपने अकाउंट में आता है और आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि आप उसको कहाँ खर्च करेंगे। ये डिफरेंस होता है पर्सनल लोन और सिक्योर लोन में। अच्छा, पर्सनल लोन पर हमेशा ये ब्याज दरें इतनी ज्यादा क्यों होती हैं? जब भी हम कोई पर्सनल लोन लेने की बात करते हैं तो ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है, या फिर हमें इस तरह के बड़े लुभावने ऑफर्स आते हैं कि हम आपको लोन तो पर्सनल दे रहे हैं लेकिन ब्याज दरें आपको रेगुलर किसी होम लोन की तरह या उससे थोड़ा कम ज्यादा ही मिलेगी। तो ये ब्याज दरें पर्सनल लोन पर इतनी ज्यादा क्यों होती है महेश? जी, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ब्याज दर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप सपोज करिए कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। एक एक मिथ भी बन गया है कि पर्सनल लोन पे ब्याज दरें अक्सर हाई होती हैं। हाँ, ये रेंज करती हैं 11 से 24% के बीच में, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी बैंकिंग कैसी है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा होम लोन से थोड़ी महंगी रहेंगी इनकी ब्याज दरें, क्योंकि ये कंप्लीटली अनसिक्योर्ड लोन होता है। इस पे आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है, ये कोलेटरल फ्री लोन होते हैं। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि आप अपनी कोई वैल्यूएबल एसेट उसको गिरवी रखते हैं एक तरह से। इसमें आप कुछ भी गिरवी नहीं रख रहे हैं, ये आपका पर्सनल कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे आपको मिल रहा है, आपकी इनकम है, आपका सिबिल है और आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटीज है, इसलिए आपको मिलता है। इसलिए स्लाइटली हाई रहते हैं बैंक पर्सनल लोन में इंटरेस्ट चार्जेस, बट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है एज कंपेयर टू दी अदर सिक्योर्ड लोन, अगर आपका ब्यूरो अच्छा है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। अच्छा, क्रेडिट स्कोर पर मैं आऊंगा महेश, लेकिन इससे पहले मुझे बताइए कि बैंक को इसमें क्या फायदा, अगर कोलैटरल फ्री ये लोन है या जैसे आपने कहा कि अनसिक्योर्ड है, हमारी कोई भी चीज गिरवी नहीं है, तो फिर बैंक को इसमें क्या फायदा होगा? सिर्फ ऊंची ब्याज दर से ही वो अपना मुनाफा, आप जो कहें बैंक का, उससे उनका काम हो जाता है? उनके लिए क्या रिस्क नहीं है किसी को पर्सनल लोन देना? जी, तो पर्सनल लोन देना हमेशा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बिगेस्ट रिस्क होता है, बड़ा रिस्क होता है इसमें। इसीलिए उस पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छे से इवैल्यूएट किया जाता है जिसको पर्सनल लोन दिया जाता है। एक भी पॉइंट अगर ऊपर नीचे हुआ तो शायद वो लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सो बहुत सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं कि आपकी रेगुलर इनकम आ रही है, आपकी बैंकिंग कितनी पुरानी है, आपके खर्चे कैसे हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस रह रहा है नहीं रह रहा है, आप वो ईएमआई दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा आपके क्रेडिट स्कोर को देखा जाता है, आपकी बैंकिंग कितनी पुरानी है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना पुराना है, आप कब से बैंक या तो लोन या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। लीगल एस्पेक्ट भी चेक होते हैं कि कहीं पे आपके अगेंस्ट कोई लीगल पेंडेंसी तो नहीं है, या तो एक कोई
कहीं पे आप इन्वॉल्व तो नहीं है किसी तरह के फ्रॉड में। तो ये सारी चीजें इवैल्यूएट करके बैंक देता है। अब ये सारा करने में बैंक को भी एक कॉस्ट आता है। फिर एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट या डिफ़ॉल्ट कॉस्ट। उससे ये इवैल्यूएट करते हैं उससे हम कि इस पर्टिकुलर पर्सन को लोन देने में हमारा रिस्क कितना है कि ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो उसकी भी प्रोविज़निंग करनी पड़ती है बैंक को। इसीलिए आपने जो बोला था कि थोड़ा-सा इंटरेस्ट चार्जेस हाई होते हैं पर्सनल लोन में। अब बैंक को इस पे कमाई ऑफ कोर्स एक बैंक अपना स्लैब रखता है कि सारे कॉस्ट को मिटिगेट करने के बाद भी एक सर्टेन स्लैब हमें बच रहा है। तो इसलिए बैंक पर्सनल लोन में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, जो कि एलिजिबल कस्टमर्स हैं। उसके अलावा बैंक अपने कस्टमर को भी विथहोल्ड करके रखना चाहता है। बैंक नहीं चाहता कि उसके कस्टमर इधर-उधर भागे और अननेसेसरी डेट ट्रैप्स में पड़े। किसी साहूकार से लोन ले ले या किसी इंडिविजुअल से ले ले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसलिए भी पर्सनल लोन बैंक फ्रीली देते हैं अपने कस्टमर्स को। ऑलराइट। और बार बार एक टर्म का इस्तेमाल हो रहा है, बार बार, वो है क्रेडिट स्कोर। दर्शकों को हम बता दें कि थोड़ी देर बाद हम क्रेडिट स्कोर को बहुत तफसील से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले महेश, पर्सनल लोन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आती है वो ये आती है कि वो एक ऐसे वक्त में पर्सनल लोन ले रहा होता है जब उसकी बहुत ज्यादा कोई मजबूरी हो, वो बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहता हो, या उसने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ हो, या बहुत ज्यादा एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है जब वो पर्सनल लोन लेता है। ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन हमने देखा कि उतनी ही तेजी से उनके फॉर्म या उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो जाती है। क्रेडिट स्कोर, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्रेडिट स्कोर के अलावा वो और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी का पर्सनल लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है? जी, क्रेडिट स्कोर के अलावा सबसे जरूरी जो होता है वो होता है आपकी बैंकिंग, कि आपकी बैंकिंग कैसी है, आपके बैंक में बैलेंस कैसे मेंटेन्ड है, आपकी जो इनकम आ रही है वो कैसे आ रही है, क्या वो रेगुलर है या उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन है। अगर पिछले 6 महीने की इनकम में आपके फ्लक्चुएशन है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका लोन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर मंथ एंड तक उसमें कोई भी बैलेंस नहीं रख रहे हैं, आपके बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, जैसे ही आपकी इनकम आती है आप सारा का सारा पैसा उसमें से निकाल दे रहे हैं। उसके अलावा आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बहुत सारी हैं। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब है कि बहुत सारी देनदारियां हैं जो रेगुलर नेचर की हैं और हर महीने आपकी सैलरी या इनकम क्रेडिट होने के तुरंत बाद ही चली जा रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट भी बैंक एक बार चेक करता है इससे पहले कि आपको वो पर्सनल लोन के लिए अप्रूव करे। तो क्रेडिट कार्ड के साथ इन बातों का भी ध्यान बहुत जरूरी रखना है कि आपकी बैंकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, यानी कि बैंकिंग को मजबूत रखें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा रहे, पारदर्शी रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो आपको उतनी जल्दी लोन मिलने में आसानी होगी। अच्छा महेश, एक और बात बताइए, जैसा कि हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि पर्सनल लोन की जो ब्याज दरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, 12 से 24% का आपने एक मोटा मोटा रेट भी बताया, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे बैंक्स आपको कम दरों पर भी पर्सनल लोन ऑफर करते हैं, और कई बार तो दावे किए जाते हैं कि हम आपको 8%, 9%, 10% पे पर्सनल लोन दे देंगे। तो क्या वाकई में डील होना पॉसिबल है या बार्गेन किया जा सकता है ब्याज दरों को लेके? जी, बहुत सारे बैंक बिल्कुल करते हैं और आपको जो ऑफर मिला है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि 8% कहीं फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है या रिड्यूसिंग है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। सो उसमें लगभग दोगुने का फ़र्क पड़ता है। अगर मैंने ये बोला कि 8% फिक्स्ड मैं आपको दे रहा हूँ और आप खुशी-खुशी वो लोन ले रहे हैं बिना दस्तावेज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज़ किए और टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े, हो सकता है वो फिक्स्ड टर्म पे हो, तो फिक्स्ड टर्म में लगभग कॉस्ट डबल पड़ जाती है। तो आइडियली वो आपको 16% पड़ गया। इसलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फिक्स्ड है या रिड्यूसिंग है। आपकी बैंकिंग अच्छी है, आपके बैंक से संबंध अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी ट्रांज़ैक्शन की है पुराने दिनों में, तो आप रेट पे ज़रूर नेगोशिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आपको 2 से 4% का फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है एज़ कंपेयर टू दी अदर बोरोवर, अगर आपकी बैंकिंग बैंक के साथ अच्छी है। अच्छा महेश जी, आजकल हम देख रहे हैं और हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमने जी बिजनेस पे वो मुद्दे उठाए भी हैं कि कई बार आपको सामने से ऑफर्स आते हैं, एसएमएस के जरिए आते हैं, डिजिटली आते हैं, लिंक्स आते हैं, कहते हैं कि एक क्लिक कीजिए आपको पर्सनल लोन, आपको 30 सेकंड में पर्सनल लोन। कई बार आदमी को जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी वो सोचता है कि चलो
मुझे अगर ऑफर मिल रहा है तो मैं कोई ना कहीं एक ऐसी जगह पे उसका या तो निवेश कर दूं या कोई मैं एसेट जोड़ लूं या मैं कोई ऐसा काम कर लूं जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, पर्सनल लोन ले लेता हूं, ब्याज दर भी कम दे रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है, वो स्टेप क्या है जो सामने से ऑफर आने के वक्त हमें ध्यान रखना है पर्सनल लोन लेते वक्त, ताकि हम किसी झांसे में ना आए? जी, जी। डिजिटाइज़ेशन से ये बिल्कुल पॉसिबल हो पाया है। आजकल आपको बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा, 30 सेकंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, चांसेस हाई हैं कि आपको 5 मिनट में लोन मिल सकता है। और ये सब पॉसिबल हुआ है, बहुत सारी डिजिटल जो टेक्निक्स आई हैं, जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द पीरियड डेवलप हुआ है, आधार उसमें से एक है। बैंक्स के कोलैबोरेशन अकाउंट एग्रीगेटर की बात चल रही है, वो एक अनदर बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, जिससे और ईज़ी हो जाएगा ये प्रोसेस। तो लेकिन आप जब भी किसी लोन एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं, जैसा आपने सही कहा कि समटाइम्स नीड नहीं होती है, लेकिन लगता है कि एक बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑफर है, ले लेते हैं, कहीं और देख लेंगे, किसी एसेट में ही लगा देंगे। तो आपको बहुत सारे पैमानों को बहुत बारीकी से परखना चाहिए। पहले तो ये एसएमएस पे क्लिक करने से पहले आप ये देखें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या एक सही चैनल से आया है ये एसएमएस। फिर आप उस अगर वेबसाइट पे वो रूट कर रहा है या मोबाइल एप्लीकेशन पे रूट कर रहा है, तो उसकी थोड़ी-सी छानबीन कर लें। थोड़ा-सा देख लें कि इनमें लेंडिंग पार्टनर कौन है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिजिटल कंपनियाँ या जो इस तरह से एग्रीगेटर कंपनियाँ हैं, उनका कोई न कोई बैकएंड पे पार्टनर होता है। या तो वो कोई बैंक होगा या तो कोई एनबीएफसी होगी। एक बार उसकी एक्रेडिटेशंस देख लें कि कितना स्टेबल है। उसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो आप इंश्योर करें कि या तो एक बड़े लेजिटिमेट कंपनी को आप सबमिट कर रहे हैं, मे बी आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं या फिर उसकी स्टेबिलिटी कब से है। आप चाहे तो इंक्वायर भी कर सकते हैं कि भई आप कब से इस बैंक या एनबीएफसी के लिए काम कर रहे हो। अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं किसी एजेंट को, उसका आई कार्ड वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो थोड़ी-सी बारीकियों का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्ज़ी खरीदने जैसा नहीं है, एक छोटा डिसीज़न है, चलिए कोई बात नहीं हो गया। एक गलत डिसीज़न आपको बहुत बड़े फेरे में डाल सकता है। तो इसलिए आप भले ही कुछ समय लगाएँ, जल्दबाज़ी में ना पड़ें। अरे 5 मिनट की जगह 10 मिनट में मिल जाएगा, 1 घंटे में मिल जाएगा, बट थोड़ा-सा स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। बिल्कुल, पूरी तरह से स्टडी करें, रिसर्च करें, जानकारी रखें पर्सनल लोन्स के बारे में, और जहां से आपको ऑफर आ रहा है उसके सोर्स का आप पूरी तरह से पता कर लें, ताकि यह सुनिश्चित रहे कि कहीं आप किसी फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा, अपनी जरूरत को समझें, क्या आपको वाकई में जरूरत है किसी पर्सनल लोन की। सिर्फ ऑफर देख के, कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर देखकर उसके झांसे में ना आए, ये कहना है महेश शुक्ला जी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार अब दो महत्वपूर्ण मसले रह जाएंगे। पहला, क्रेडिट स्कोर, जिसके बारे में बड़ा हल्ला होता है। क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट स्कोर, और इस क्रेडिट स्कोर को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कौन से बैंक से पर्सनल लोन लें, बैंक की पहचान कैसे करें। दोनों सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु, पर्सनल लोन की पाठशाला की। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश शुक्ला जी सीईओ एंड फाउंडर हैं पेमी इंडिया के। महेश जी, अब क्रेडिट स्कोर की जो बार बार बात चल रही थी, अब ये दरअसल क्रेडिट स्कोर क्या है और इसको सुधारने के लिए क्या क्या टिप्स आप देंगे? जी, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए भी और सबके लिए भी। क्रेडिट स्कोर और कुछ नहीं है, एक आपका फाइनेंशियल बिहेवियर स्कोर है। और ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे डिसाइड होता है कि आपने अभी तक, जब से आपने बैंकिंग शुरू करी है, आपने किस तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड या किसी तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिया है जिसमें बोरोइंग इन्वॉल्व है। उसकी रीपेमेंट कैसे करी है, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड असाइन्ड है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पूरा का पूरा यूज़ करके बैठे हैं। कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, कभी कोई डिले तो नहीं किया है पेमेंट को लेके। उसके अलावा आप किस तरह का क्रेडिट ढूँढ रहे हैं, आप कितने क्रेडिट हंग्री हैं, ये भी उससे पता लगता है। उसमें सारी क्वेरीज़, जितने भी आप लोन की रिक्वेस्ट डालेंगे, ये सारा जाता है। उसके बेसिस पे हमारे यहाँ जो ब्यूरोज़ हैं, 4 हमारे यहाँ ब्यूरो हैं, ट्रांस यूनियन सिबिल है, उसके अलावा इक्विफैक्स है और एक्सपीरियन है, हमारे पास क्रिफ हाईमार्क है। 4 ब्यूरो हैं। ये लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर आपका लॉजिक लगा के एक स्कोर डेवलप करते हैं। ये स्कोर होता है 900। उसमें से आपको काइंड ऑफ मार्क मिलते हैं कि आपके 900 में से कितने मार्क आपको मिल रहे हैं। कोई भी स्कोर 750 के ऊपर बहुत ही बढ़िया माना जाता है।
मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे ईएमआईज़ को टाइमली पे किया है। आप तभी क्रेडिट लेते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है, बिना मतलब की क्वेरीज़ नहीं डालते हैं और आपने एक मिक्स एंड मैच भी रखा है। आपके पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों तरह के लोन आपके पोर्टफोलियो में हैं। तभी चांसेस हैं कि आपका 750 के ऊपर मेंटेन रहता है। तो क्रेडिट स्कोर आज के टाइम पे बेसिक नीड जैसी हो गई है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, तो आपको बहुत ही मुश्किल होगा कभी भी कोई लोन लेने में इन फ्यूचर। जी। अब जरा संक्षेप में जरा फटाफट से हम बताएं महेश जी, कि बैंक का सिलेक्शन कैसे करें। कई बार जिस बैंक में हमारा पूरा खाता वगैरह होता है, उसके अलावा भी सामने वाला बैंक हमें ऑफर दे रहा होता है, तो कैसे चूज करें? या कई बार एनबीएफसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आ जाता है कि भैया आप ऑफर ले लीजिए। कैसे चूज करें पर्सनल लोन लेना? जी, तो बहुत सारे की टर्म्स हैं जो कस्टमर्स को पता होना चाहिए। एक तो होता है आरओआई, जो इंटरेस्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक कंपैरिजन वहाँ पे हो सकता है। दूसरा होता है ड्यूरेशन, कि आप कितना लंबा ड्यूरेशन रख रहे हैं लोन का। थर्ड जो होता है वो रीपेमेंट में प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं, जो कि बहुत सारे बैंक लगाते हैं। अगर आपको कोई बैंक ऐसा दे रहा है, अगर वो थोड़ा चार्ज हाई ले रहा है बट आपको प्री पेमेंट पे नहीं लगा रहा है, तो आप वो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और आपको लगता है कि आप पहले क्लोज कर सकते हैं वो लोन, तो वो कंसिडरेशन में भी रखिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जहाँ पे ज्यादातर बैंक्स या एनबीएफसी थोड़ा पैसा बनाती हैं, वो होता है प्रोसेसिंग फी। तो आप प्रोसेसिंग फी को भी कंपेयर कर सकते हैं बिफोर गोइंग फॉर द लोन, कि आपको कितना प्रोसेसिंग फी कोई चार्ज कर रहा है। कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको कंप्लीट वेवर मिल जाए प्रोसेसिंग फी का, तो इन इन कंडीशंस पे आप चूज कर सकते हैं। बैंक्स ऑफ कोर्स, आपको पता ही है, बैंक्स तो सारे इक्वल ही हैं, हम इंडोर्स नहीं करेंगे किसी को, बट या एनबीएफसीज की भी जब आप कंपैरिजन करें तो एक बार उनके रिव्यूज जरूर ले लें, उनकी स्टेबिलिटी कब से है, किस तरह का व्यापार है उनका, अगर आप चेक करना चाहें तो। यानी कि आप एनबीएफसी से, किसी बैंक से लेना चाहते हैं, कोई भी लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन ही क्यों, दूसरे भी, लेकिन आज हम क्योंकि प्रिसाइजली पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से रिसर्च कर लें, समझ लें, आगे बढ़ने से पहले अपनी नीड्स को भी समझ लें, अपनी ज़रूरत को भी समझ लें, और जहां से आपको ऑफर आ रहा है या जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आप एक पूरी डिटेल्ड रिसर्च करके रखें और तब जाकर आप पर्सनल लोन के लिए कदम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात एक नए एनएफओ की कर लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए बाजार में एक नया फंड ऑफर यानी कि एनएफओ आया है। सैमको म्यूचुअल फंड ने अपना पहला एनएफओ सैमको फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया है। यह एनएफओ आज से खुल भी गया है और 31 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर सकेंगे। इस नए एनएफओ की क्या खासियत है, इस नए एनएफओ के बारे में डिटेल जानकारी ली है हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने और बातचीत की है सैमको म्यूचुअल फंड के फाउंडर और डायरेक्टर जिमीत मोदी से। म्यूचुअल फंड ने अपना पहला एनएफओ लॉन्च किया है और इसी पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है सैमको म्यूचुअल फंड के फाउंडर और डायरेक्टर जिमित मोदी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, क्या वजह रही जो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर आ गए और इस तरह से जो है निवेशकों के लिए बेहतर मौका है बाकी सबके मुकाबले। सो थैंक यू सो मच आज आपके शो पे हमें आमंत्रण देने के लिए। एंड पहले तो आपका पहला सवाल था कि हम क्यों एक्टिव फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो एज एन एएमसी हम ये मानते हैं कि दुनिया में दो तरीके हैं पैसा बनाने के। एक है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए और बड़ी कंपनियां जैसे ग्रो होंगी वो आपके लिए पैसे बनाएंगी और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। और ये जो तरीका है बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का ना, ये इंडेक्स ऑफर करता है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि एक दूसरा तरीका है जो पैसा बनाने का है, वो आप केवल सबसे बेस्ट यानी बेहतरीन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए और केवल बड़ी नहीं, सिर्फ बेहतरीन और बड़ी कंपनियों में काफी बड़ा फर्क है। तो हम एज एन एक्टिव फंड मैनेजर चाहते हैं कि हम हमारी एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग करके, जिसमें हम केवल दुनिया के 125 स्टॉक्स में से इन्वेस्टमेंट करेंगे। 40 एक इंडियन कंपनी है, 85 और ग्लोबल कंपनी है, सिर्फ इन कंपनी में से ही हम निवेश करेंगे।
तो एज एन इन्वेस्टर आइडिया ये है कि हम एक्टिवली ये 125 कंपनी में से 25 टॉप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टर्स को एक ये बेस्ट कंपनियों का एक्सपोजर मिलेगा। और रही बात दूसरे कंपनियों के फर्क में हम कैसे दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड से डिफरेंट है, तो जो सबसे पहला बड़ा डिफरेंस वो है कि जो फंड का कॉम्पोजिशन है वो तकरीबन 65% इंडियन इक्विटी 35% ग्लोबल इक्विटी रहेगा। तो हम 35% पैसा ग्लोबल कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे और ये हाई ग्रोथ कंपनीज होंगी। सो एक हाई ग्रोथ स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा। सेकेंडली वी विल हैव अ स्ट्रिक्ट पोर्टफोलियो ऑफ 25 ऑड स्टॉक्स, यानी 25 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स होगी। अनलाइक अदर फंड्स जहाँ पे 50 स्टॉक 60 स्टॉक 70 स्टॉक पोर्टफोलियो होते हैं। तो आइडिया क्या है कि 25 स्टॉक के पोर्टफोलियो तो रिस्क भी रीजनेबली डाइवर्सिफाइड है, बट एट द सेम टाइम एक एडिशनल रिटर्न जनरेट करने का मौका भी है बिकॉज आपके पास रीजनेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो भी है। सर, आपने जो स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो ये आपकी फिलोसॉफी अक्रॉस द इन्वेस्टमेंट रहेगी पूरी तरह से, और ये आप एक दावा कर रहे हैं कि ये जो है निवेशक के लिए सबसे बेहतर आप एक विकल्प दे रहे हैं कि स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टमेंट, तो जहां पर रिस्क काफी कम होगी। करेक्ट। सो ये जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो एज यू राइटली सेड, हम सारी की सारी स्कीम्स में ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो स्ट्रेस टेस्टिंग इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है। और ये अगर आपको पता होगा तो ये बैंकिंग में बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि रेगुलेटर्स अब बैंक्स में स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि बैंक बचेगी या नहीं, सर्वाइव कर पाएगी या नहीं खराब से खराब समय में। तो हम भी ये जो स्ट्रेस टेस्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि एज एन इन्वेस्टर हमें रिटर्न तो कमाना ही है, बट एट द सेम टाइम हमें रिस्क मिनिमाइज करना है। हम ये चाहते हैं कि जो वॉलेटिलिटी हो, डाउनसाइड वॉलेटिलिटी हो, काफी कम हो और हम एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सके। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग का प्रोसेस यही आइडेंटिफाई करता है कि ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस, यानी जो कम रिस्क में हम बेहतरीन से बेहतरीन किस टाइप की क्वालिटी के स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सके, वो फिल्टर करने के लिए हमें बहुत मदद करता है। तो इसीलिए आपका एक जो एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पे बहुत फेमस है, जहां पर वो गाड़ी ऊपर से नीचे गिरती है और उसपे तमाम तरह के प्रयोग होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि सर आपका ये पहला एनएफओ काफी सक्सेसफुल रहे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का मनी गुरु। एक बार फिर मुलाकात होगी मनी गुरु के अगले एपिसोड में। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।